हेलो दोस्तों, मैं अमित वर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, आज से हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अंकित भाटी सर की बुक के द्वारा करने वाले हैं। साथियों, जिसमें आज हमारा यह हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। साथियों, कल से हम एक टॉपिक हिस्ट्री का पढ़ेंगे, वहीं पर दूसरा टॉपिक हम पॉलिटी का पढ़ने वाले हैं। यानी कि कल से हम 2 वीडियोज़ के माध्यम से 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, आप इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह विश्व की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो यह हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि हमारी दजला फरात नदी पर स्थित है। कहाँ पर? दजला फरात नदी पर स्थित है। अगर आपसे दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता पूछ ली जाए तो यह हमारी है मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता, जो कि हमारी नील नदी पर है। कहाँ पर है साथियों? नील नदी पर है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यह विश्व की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी चीन की सभ्यता, जो कि ह्वांगहो नदी पर है, पीली नदी पर स्थित है। ठीक है। तो आइए पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। यहाँ पर लिखा है पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा नगरीय संस्कृति एक महान खोज थी। साथियों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते थे। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका प्रथम खोजा गया जो स्थल था वह कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। इसी के बाद आती है हमारी वैदिक संस्कृति। तो उसमें हमारी जो सभ्यता थी कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी। अगर वैदिक काल की बात की जाए तो वहां पर ग्रामीण सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए हैं। ठीक है। एक महान उत्खनक और अन्वेषक थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या किया? हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। क्या देखा? इन्होंने हड़प्पा में एक हड़प्पा संस्कृति की मोहर को देखा। ठीक है। उस मोहर पर क्या देखा इन्होंने? उस मोहर के ऊपर इन्होंने एक वृषभ का चित्र और कुल 6 अक्षर अंकित देखे। ठीक है। लेकिन उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा। यानी कि सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1853 में हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर देखी थी, लेकिन उन्होंने उस बात पे कोई गौर नहीं किया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? सन 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। ठीक है। तो साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, या इसको हम सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, सैंधव सभ्यता की खोज किसने की थी? तो साथियों, पुरातत्वविद थे एक हमारे दयाराम साहनी। ठीक है। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? सन 1921 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अन्य इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अगर हम बात करें जो मोहनजोदड़ो, जो कि हमारा कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता में ही स्थित एक पुरा स्थल है। ठीक है। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस नवीनतम स्थान के
प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है। ठीक है, कौन से? मोहनजोदड़ो के। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य पुरास्थलों के कहाँ पर? प्रकाश में आने के बाद यह मान लिया गया कि यह जो सभ्यता है सिंधु नदी तक ही सीमित है। जब यह सभ्यता सिंधु नदी तक ही सीमित थी तो इस सभ्यता का नाम पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता रखा। क्या रखा? सिंधु घाटी की सभ्यता रखा या सैंधव सभ्यता रखा। ठीक है, और इसके बाद इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है मैंने बता दिया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। ठीक है, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की तो साथियों अगर हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है वह उत्तर से, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो 1400 किलोमीटर तक फैला है। कैसा? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, अगर हम वहीं पर पूरब से पश्चिम की बात करें तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला है, यानी कि उत्तर से पश्चिम 1400 किलोमीटर, वहीं पर जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वह जो है पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। कितना? 1600 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी बिंदु की तो यह है हमारा मांडा। क्या? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे। किस पर? चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है वो क्या है, तो वो है हमारा आलमगीर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आलमगीर, जो कि कहाँ पड़ता है? मेरठ में। जो आलमगीरपुर है वह हमारा मेरठ में है और हिंडन नदी पर है। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी पर है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की तो यह हमारा पड़ता है सुतकांगे डोर, जो कि कहाँ पर है? हमारा बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। और कहाँ पर है? दास्क नदी के किनारे है। कहाँ पर है? दास्क नदी के किनारे है। वहीं पर हम बात करें दक्षिणतम बिंदु की तो यह है हमारा दैमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी पर है? प्रवरा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? प्रवरा नदी पर है, जो कि हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जो प्रवरा नदी है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर हम विश्व के दृष्टिकोण से बात करें तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है वह है मुंडी गौक एवं सोर्तगोई, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, मुंडी गौक क्या है? मुंडी गौक एवं सोर्तगोई। ठीक है, क्या है? मुंडी गौक एवं सोर्तगोई। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा? जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो हमारा पॉइंट है ये भी हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें पश्चिमी बिंदु की तो हमारा यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? नागेश्वर, गुजरात में। ठीक है, आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से मांडा। ठीक है, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से जो हमारा पश्चिमी बिंदु होगा वह होगा नागेश्वर, गुजरात। ठीक है, अगर हम विश्व के दृष्टिकोण से अब बात करें तो ये हमारा सूतकांगे डोर होगा, यही पश्चिमी बिंदु होगा। ठीक है, अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें तो हमारा मुंडी गौक एवं सोर्तगोई होगा। ठीक है, और ये जो हमारा पूर्वी बिंदु है यह भारत के दृष्टिकोण से भी और विश्व के दृष्टिकोण से भी एक ही है। ठीक है, वहीं पर दक्षिणी बिंदु भी एक ही है, भारत के दृष्टिकोण से और विश्व के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का?
तो वो है हमारा सूतकांगे डोर। और भारत के दृष्टिकोण से पूछा जाए उत्तरी बिंदु, तो मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह जो है यह एक पुराना, ठीक है, पुराना जो क्षेत्रफल है बताया गया है। साथियों, जो हमारा वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ नए स्थल और खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हमारा जो टोटल सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल होता है वो लगभग 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। कितना? 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आपको याद रखना है यह पॉइंट भी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, काल निर्धारण की, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ये जो रेडियो कार्बन पद्धति एक हमारी होती है, ठीक है, इसके अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कितना? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 2350 से लेकर, किससे? 2350 से लेकर 1750। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यही जो मत है ये सर्वमान्य मत माना गया है। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण माना गया है। ठीक है, अन्य विद्वानों ने भी अनेक जो है मत यहाँ पर दिए हैं। जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया गया है। वहीं पर अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व, वहीं पर सीजे गैड के द्वारा 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। और हम बात करें नेक्स्ट विद्वान मार्टिमर व्हीलर की, तो इन्होंने 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, वहीं पर फेयर सर्विस विद्वान ने 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताया है। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नए आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें, यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। कितने वर्षों तक? 400 से लेकर 500 वर्षों तक विद्यमान रही, यानी कि फिर इसका अंत हो गया, इस सभ्यता का अंत हो गया। हम इसके अंत होने के कारण भी जानेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन में प्राप्त मानव कंकाल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं, उन्होंने निर्धारण का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना है, क्या माना है? मानव कंकाल उन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। किस प्रकार की थी? मिश्रित प्रकार की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थीं। कौन सी? 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी थी? फर्स्ट पे है हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, दूसरी है हमारी भूमध्य सागरीय। ठीक है, तीसरी है हमारी अल्पाइन। ठीक है, चौथी है हमारी मंगोलियन, या इसको हम बोलते हैं मंगोलाइड। क्या बोलते हैं? मंगोलाइड। तो साथियों, यहाँ पर हम एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, ये है प्रोटो से हम क्या ले लेंगे? प्रा। ठीक है, और इस भूमध्य से हम ले लेंगे भू। क्या ले लेंगे? भू। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा? प्रभु। क्या बनेगा? प्रभु। और अल्पाइन से हम ले लेंगे अल्प। क्या ले लेंगे? अल्प ले लेंगे। और मंगोलाइड से क्या ले लेंगे हम साथियों? मांगो। क्या ले लेंगे? मांगो। तो साथियों, हमारी ट्रिक क्या बनती है? प्रभु से अल्प मांगो। क्या बनती है? प्रभु से अल्प मांगो, यानी कि प्रभु से थोड़ा मांगो। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक बन जाती है किसकी? जो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। कौन कौन सी? प्रा से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, और भू से भूमध्य सागरीय, अल्प से अल्पाइन, और मांगो से मंगोलियन या मंगोलाइड। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है, कुछ विद्वान दिए गए हैं, और विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता, ठीक है, किसे माना गया है, ये भी दिया गया है। ठीक है,
डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा आर्यों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया है। वहीं पर गार्डन चाइल्ड के द्वारा सुमेरियन लोगों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया है। वहीं पर व्हीलर के द्वारा दास एवं दस्यु को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया है। वहीं पर राखल दास बनर्जी के द्वारा द्रविड़ जाति को द्रविड़ जाति के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया है। और यही जो तथ्य है सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को प्रमुखता दी जाती है, यानी कि द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किस जाति के लोगों को माना जाता है या किसे माना जाता है, तो द्रविड़ जाति के लोगों को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यताओं के निर्माताओं को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, नृत्य, वाहिक, असुर, दारू, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया, यानी कि जिसको जो मिला उसने उसी के बारे में कह डाला। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट तथ्य द्रविड़, कहाँ पर किसे माना गया? द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ जाति को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे पॉइंट में दिया भी गया है, किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। जितने अधिकतर विद्वान हैं वो सब द्रविड़ को द्रविड़ जाति के लोगों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। और आपको भी एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो क्या देना है? द्रविड़। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। इस सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। साथियों, कहाँ कहाँ से? 3 ही जगह पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल मिले हैं। कहाँ पर? भारत में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पुरा स्थल कहाँ मिले हैं? तो साथियों भारत में मिले हैं। और भारत में भी कहाँ मिले हैं? तो साथियों गुजरात में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे, इसके बाद यानी कि इससे कम जो पुरा स्थल मिले हैं वो पाकिस्तान में मिले हैं। वहीं पर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही पुरा स्थल मिले हैं। कौन कौन से? मुंडीगौक एवं सौर्तगोई, यानी कि सबसे कम पुरा स्थल, यानी कि 2 पुरा स्थल मिले हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान से। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखा भी है, अफगानिस्तान में मुंडीगौक और सौर्तगोई जैसे 2 हड़प्पाई सभ्यता स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और वहीं पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर का विस्तार है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो आइए इसके एक पुरा स्थल की बात करते हैं, बलूचिस्तान की, जो कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में है। साथियों, दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंदव सभ्यता के कई पुरा स्थल स्थित हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक पुरा स्थल है जिसका नाम है मकरान तट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक पुरा स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, जो हमारा मकरान तट प्रदेश है वहां पर बहुत सारे पुरातात्विक स्थल मिलते हैं, लेकिन अगर हम पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 3 स्थल जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है हमारा सूतकांगे डोर, ठीक है, जो कि दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है हमारा सूतकाकोह, जो कि सादिकौर नदी के मुहाने पर स्थित है। तीसरा है हमारा बालाकोट, जो कि विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत की। तो साथियों, यहाँ पर कारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है। उत्तर पश्चिमी सीमांत में क्या होता है? जो कारी सामग्री है वो गोमल घाटी में प्रतीत होती है। ठीक है, जहां से क्या होता है? अफगानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, यहाँ से उत्तर पश्चिमी सीमांत से यानी गोमल घाटी से जो अफगानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर
सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो साथियों जो गुमला स्थल है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता से भी पूर्व कोई सभ्यता रही होगी, उसके निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो साथियों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंधु नदी के किनारे जो प्रायस्थल पाए गए हैं उनके बारे में। तो साथियों सिंधु नदी के किनारे हमारा है मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जूडीरो जोदड़ो, ठीक है, आमरी कोटदीजी, अली मुराद, रहमान डेरी, राणा गुड़ई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। कहाँ पर आते हैं? सिंधु नदी के पास में आते हैं, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहावलपुर की। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये चीजें, ठीक है, बस इनको बात थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जब पेपर को टफ बनाना होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पेट का पेपर ज्यादा टफ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम दिया गया है प्रिपरेशन करने के लिए। तो साथियों बहावलपुर के स्थल जो है सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो सूखी हुई सरस्वती नदी है उसी के मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का नाम हाकरा है। क्या नाम है? हाकरा है। और इस स्थल का नाम कुडवाला घेर है। क्या है? कुडवाला घेर है, जो प्रकटता बहुत बड़ा है, जो प्रकटता बहुत बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में पुरा स्थलों की। तो साथियों यहाँ के जो स्थल हैं यानी राजस्थान के जो स्थल हैं वो बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में है। कैसे हैं? निरंतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। यानी कि जो बहावलपुर के स्थल हैं वो भी सरस्वती नदी के सूखे मार्ग में है। मान लो यहाँ पर ये है, तो इसी मार्ग में कौन स्थित है? राजस्थान के पुरा स्थल भी इसी मार्ग में स्थल हैं। ठीक है, और राजस्थान क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है, तो घग्गर है। क्या है? घग्गर है। ठीक है, इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। यानी कि राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो क्या है साथियों? कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा के पुरा स्थल की। तो साथियों हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित बनावली है। ठीक है, कौन सा है? हरियाणा का है बनावली। ठीक है, जो कि हमारा हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे पुरा स्थल हैं। कौन कौन से हैं? मिथातल है, ठीक है, राखीगढ़ी है, तथा बालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। तो इतने सारे जो हरियाणा में पुरा स्थल उत्खनित किए जा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है, यानी कि हरियाणा से है। तो वहां पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बनावली, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको किस पर टिक करना है? बनावली पर टिक करना है, क्योंकि राजस्थान का पुरा स्थल कौन सा है? बनावली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी पंजाब की। तो साथियों इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हमारा रोपड़। कौन सा? रोपड़। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ पर? चंडीगढ़ में भी हाल ही में जो है कुछ साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें पूर्वी पंजाब में, इसके अतिरिक्त जो है कोटला निहंग, चक 86, ढेर मजरा आदि पुरा स्थलों से सैंधव सभ्यता से संबंध पुरा अवशेष पाए गए, यानी कि पुराने अवशेष पाए गए हैं, प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से? पूर्वी पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है ये कम इम्पोर्टेंट है, वास्तव में कम इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें भी बात करें तो चक 86 थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। तो साथियों जैसा कि मैंने बताया था, गुजरात में सर्वाधिक, भारत के दृष्टिकोण से गुजरात में सर्वाधिक जो है पुरा स्थल पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भागों में सैंधव सभ्यता के कितने? 22 पुरा स्थल हैं। कितने हैं? 22 पुरा स्थल, सबसे अधिक पुरा स्थल हैं। ठीक है, कहाँ? गुजरात में। ठीक है, जिसमें से 14 कच्छ क्षेत्र में, शेष अन्य भागों में स्थित है। 14 तो कच्छ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरा स्थलों में रंगपुर,
ठीक है, महत्वपूर्ण है। लोथल सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल स्थल है गुजरात का। ठीक है, पाडरी, प्राभारू, पाटन, रोजदी, भगवतराव, सुरकोटडा भी महत्वपूर्ण है। नागेश्वर, कुंतासी एवं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा भी जो है गुजरात का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो साथियों, महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक पुरास्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिर परिचित सैंदव लिपि में कुछ लिखा मिला है। क्या? सैंदव लिपि में कुछ लिखा पाया गया। किस पर? दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? प्रवरा नदी पर है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ठीक है, तो साथियों अब बात करते हैं सैंदव लिपि के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो साथियों ये सैंदव लिपि है, इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ब्रिस्टोफेडन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, अगर हम बात करें सैंदव लिपि कैसी है, तो साथियों ये भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो सैंदव लिपि है, इसको लिखने का तरीका क्या है? सर्पिलाकार है। क्या है? सर्पिलाकार है, इसलिए इसको हम सर्पिलाकार लिपि भी बोलते हैं। साथियों इसकी खास बात यह है कि यह दाईं साइड से लिखी जाती है। कहाँ से? दाईं ओर से स्टार्ट करके, यानी कि पहली लाइन दाईं ओर से और दूसरी लाइन कहाँ? इस तरीके से कुछ होती है। ये पहली लाइन दाईं ओर से, दूसरी लाइन बाईं ओर से। यानी आप देखिए पहली लाइन दाईं ओर से और दूसरी लाइन कहाँ से? बाईं ओर से स्टार्ट होती है। तीसरी लाइन फिर से दाईं ओर से, चौथी बाईं ओर से। इस तरीके से इस लिपि को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सैंदव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, दैमाबाद यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर? जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, लेकिन कुछ पर्याप्त साक्ष्य ऐसे हमें नहीं मिले हैं, तो इसलिए हम महाराष्ट्र तक इसका जो है विस्तार नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से। इम्पोर्टेंट है दैमाबाद नामक स्थान, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इन पुरास्थलों को, निम्नलिखित पुरास्थलों की खोज किसने की? ठीक है, और यह स्थल कहाँ पर है? तो साथियों हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। ठीक है, बस ये याद रखना है किसने की। ठीक है, किसने की? दयाराम साहनी ने की। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा स्थल है कहाँ पर है? जो आधुनिक पाकिस्तान है वहां पर स्थित है। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में कहाँ पर है? मांटगोमरी जिला पंजाब। ठीक है, जो पाकिस्तानी पंजाब है, ठीक है, वहीं पर स्थित है हमारा ये जो हड़प्पा स्थल है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कि मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज की है राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, यह कहाँ पर पाया जाता है? यह सिंध के लरकाना जिले में, यह भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है सूतकांगे डोर। ठीक है, इसके उत्खनन करता है हमारे RL स्टाइन। ठीक है, जो भी कहाँ पाया जाता है? बलूचिस्तान में। सूतकांगे डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। चनोदड़ो की खोज MG मजूमदार ने की थी। ठीक है, इंपोर्टेंट कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़। ठीक है, ये कुछ जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप कालीबंगा को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से सब देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, सब सारे के सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिए नहीं गए हैं। ठीक है, कोटदीजी की खोज किसने की थी? धुर्रे ने की थी। किसने की थी? धुर्रे ने की थी। ठीक है, ये कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम रोपड़ की बात करें, तो रोपड़ की जो खोज थी वो YD मिश्रा ने की थी। किसने की थी? YD मिश्रा ने की थी। ये कहाँ पर है? पंजाब भारत में, यानी कि भारत वाले पंजाब में है क्या? रोपड़। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रस्थल है पंजाब का। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यह कहाँ पर है? गंगापुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? गंगानगर राजस्थान में है। वहीं पर लोथल की बात करें, इंपॉर्टेंट है,
खोज किसने की थी? एसआर राव ने की थी। अहमदाबाद काठियावाड़ में है, ठीक है। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आलमगीरपुर की, तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जो कि कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है सुरकोटडा, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, हिसार हरियाणा में है। धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने ही की थी, कच्छ के रन गुजरात में है, ठीक है। राखीगढ़ी की खोज रफीक मुगल ने की थी। किसने की थी? रफीक मुगल ने की थी। यह भी कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक। दैमाबाद और देसलपुर की खोज का अभी हमें पता नहीं है कि किसने की थी, ठीक है। इसको खाली छोड़ दिया गया है। ये है कहाँ पर? तो दैमाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर में है, ठीक है। देसलपुर कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सैंदव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं, यानी कि जो हमारे सैंदव स्थल हैं, जो पुरास्थल हैं, उनसे कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा पुरास्थल की। तो साथियों, हड़प्पा पुरास्थल से हमें क्या क्या मिला है, आइए देखते हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? R37 नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया है R37? क्योंकि यहाँ पर 37 जो कब्रें पाई गई हैं। कैसी? 37 कब्रें पाई गई हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? R37 नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। सवादान पेटिका मिली है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, ठीक है। स्त्री के गर्भ से क्या निकलता हुआ एक पौधा मिला है, ठीक है, यानी कि बीज निकलते हुए पाए जाते हैं स्त्री के गर्भ से, ठीक है। पीतल का बना इक्का मिला है, ठीक है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष भी मिले हैं, स्वास्तिक के अवशेष मिले हैं, सीपी का पैमाना आदि अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। आपको हड़प्पा के याद रखने क्या क्या अवशेष मिले हैं। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? जो R37 कब्रिस्तान है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या और इम्पोर्टेंट है साथियों? इसके बाद हमारा जो मछुआरे पर जो हमारा चित्र मिला है, ये सवादान पेटिका, ठीक है, गेहूं तथा जौ के, ठीक है। और इसके बाद एक ये कहाँ पर गया? ये स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये भी जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। ये होता है हमारा मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो शासन व्यवस्था थी उस पर कोई राजा राज्य नहीं करता था, बल्कि जनता ही राज्य करती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पुरास्थल से जो है स्तूप के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, कहाँ से की? नर्तकी मूर्ति, राजमुद्रांक, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, मुद्रा पर यहाँ पर अंकित पशुपतिनाथ, जिनको शिव कहते हैं, ठीक है, की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष भी यहाँ से हमें मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चनूदड़ो की तरफ, चनूदड़ो पुरास्थल की तरफ। साथियों, चनूदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, आइए देखते हैं। इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो चनूदड़ो है, यहाँ से हमें मन के प्राप्त हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। शिव अस्थि तथा मुद्रा बनाने का एक प्रमुख केंद्र भी जो है यहाँ से कारखाना हमें
प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मुद्रा बनाने का जो कारखाना है वो हमें चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है हमें, चनूदड़ो एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। कैसी? वक्राकार ईंटें मिली है, यानी इस तरीके से। ठीक है, वक्र के आकार की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख हैं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, अलंकृत हाथी कगा मिला है। ठीक है, लिपस्टिक के भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी के अवशेष भी हमें चनूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोथल पुरा स्थल की। तो साथियों, लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से आपार का प्रमुख बंदरगाह था। साथियों, आपार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? व्यापार होगा। क्या होगा? व्यापार का। ठीक है, किसका? व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। किससे? पश्चिम एशिया से। ठीक है, कहाँ पर? लोथल। लोथल में एक बंदरगाह था। ठीक है, जो लोथल था वो बंदरगाह था का किस चीज का? पश्चिम एशिया से व्यापार का। ठीक है, प्रमुख व्यापार का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में जहाजों की गोदी। ठीक है, जब भैया व्यापार करते थे वो किसके माध्यम से? बंदरगाह के माध्यम से, यानी जल के माध्यम से करते थे। ठीक है, तो जहाजों की गोदी भी मिली होगी। ठीक है, धान बाजरे के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिले हैं। फारस की मोहर मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। ठीक है, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तांबे का कुत्ता मिला है, दिशा मापक यंत्र मिला है, 3 युगल समाधियां, अग्निवेदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अग्निवेदी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साथियों, लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कालीबंगा पर। तो साथियों, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। कितने स्तरों का? 5 स्तरों का पता चला है, जिसमें से कुछ प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं। कौन कौन से हैं? आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं। ठीक है, अगर अग्निवेदिकाओं की बात की जाए कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक है, आयताकार 7 अग्निवेदिकाओं की बात की जाए तो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरें, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड, शल्यक्रिया, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बनावली की। तो साथियों, बनावली में कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष कौन कौन से हैं। हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने। ठीक है, हल्के रूप की आकृति मिली है, किसकी? मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, किसकी? मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो साथियों, बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबे के बाड़ाग्र, तिल, सरसों का ढेर, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी के मुहरें आदि हमें कहाँ से मिली हैं? बनावली से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुरकोटडा की। ठीक है, ये सुरकोटरा भी मिलेगा कहीं कहीं पे, सुरकोटडा भी मिलेगा और सुरकोटदा भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि एकमात्र स्थल जहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं वह क्या है? सुरकोटदा है। क्या है? सुरकोटड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है। साथियों, नेक्स्ट बात यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें हड़प्पा स्थल की तो यह हमारा रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर, चनूदड़ो भी सिंध नदी पर, मांडा चेनाव नदी पर मैं बता चुका हूँ आपको, कालीबंगा घग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी पर। ठीक है, लोथल भोगना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? भोगना नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर रंगपुर की बात करें तो रंगपुर मादर नदी पर। कौन सी नदी पर? मादर नदी पर। रोपड़ हमारा सतलज नदी पर स्थित है।
वहीं पर बनावली सरस्वती नदी पर स्थित है, आलमगीरपुर हिड्डन नदी पर और सूतकांगेडोर दास्क नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होता था। तो साथियों, जो तांबा का आयात होता था, यानी कि हड़प्पा काल में तांबा मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? खेतड़ी राजस्थान में है जो कि, और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। वहीं पर सोना कर्नाटक से, टिन का जो आयात था वो अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। गोमेद का जो आयात आयात था वो सौराष्ट्र से। वहीं पर लाजबद्र मणि का आयात मेसोपोटामिया से और शीशे का आयात ईरान से किया जाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम साथियों। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे 4 विशालतम नगर थे। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा है। जो हमारा धौलावीरा है वो 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शवों की दफनाने की प्रक्रिया कहाँ थी? तो साथियों हड़प्पा में। ठीक है, यदि पूछा जाए जलाने की प्रथा कहाँ थी? तो साथियों मोहनजोदड़ो में थी। कहाँ पे थी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको देखने के बाद हम चैप्टर को अंत करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण जानेंगे। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ठीक है, यानी कि जो लोगों ने नगर और घर बनाए थे उनके विन्यास यानी बनाने के लिए उन्हें कौन सी ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ठीक है, इसमें क्या था? घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर, घरों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ठीक है, फिर कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। कहाँ पर? पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है लोथल, जहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ठीक है साथियों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से देखना है। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसको एक बार और देख लीजिए, मगर कंठस्थ करिए अगर एग्जाम को निकालना है तब। अगर एग्जाम को नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? दुर्ग क्षेत्र, एक था दुर्ग क्षेत्र और दूसरा था निचला क्षेत्र। ठीक है, निम्न क्षेत्र या निचला क्षेत्र, इन 2 भागों में सभी नगर विभाजित थे। लेकिन धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो इसका धौलावीरा का जो तीसरा भाग था वह कौन सा था? आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। जो कृषि था वो हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ठीक है, हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित है। जितनी भी मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक किसकी निर्मित है? सेल खड़ी से निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे। ठीक है, तलवार से, गेहूं से, जौ से या लिपस्टिक से। ठीक है, तो वो साथियों तलवार से परिचित नहीं थे, यहाँ तक कि वो लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन वो किस चीज से? तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में उन्होंने बनाई थी तौल की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं उसमें एक शब्द है मेलुहा। ठीक है, उस शब्द का अर्थ क्या है? सिंधु सभ्यता से ही है। किससे है? सिंधु सभ्यता से ही है। और मेसोपोटामिया क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम
सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, कौन सी नदी पर है? दजला फरात नदी पर। कौन सी नदी पर? दजला फरात नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से मंदिर, समाधि आदि के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। साथियों, जो आंशिक समाधान की प्रक्रिया थी वो हड़प्पा में प्रचलित थी। ठीक है, कलश समाधान की प्रक्रिया मोहनजोदड़ो में, तथा प्रतीकात्मक समाधान की जो प्रक्रिया थी या प्रथा थी वो कहाँ थी? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में प्रचलित थी। तो यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा तथा 2 हिरण विराजमान है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति, वो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। और पशुपतिनाथ की मूर्ति जो मिली है उनके चारों ओर किस किस के चित्र हैं? हाथी का है, गेंडा का है, चीता है, भैंसा है और 2 हिरण भी विराजमान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना? मातृ देवी की सर्वाधिक उपासना। और ये जो चित्र हमने बताया था साथियों आपको कि गर्भ से, स्त्री के गर्भ से क्या निकलता था? अनाज रूपी जो निकलना दिखाया था वो किसका? मातृ देवी ही थी। कौन थी? मातृ देवी थी हमारी। ठीक है, मातृ देवी को इंगित करते हुए वो चित्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जो पिग्गट महोदय थे उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य, एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अभी मैंने बताया आपको, धरती को किसकी? उर्वरता की देवी। ठीक है, उन्हीं को हम मातृ देवी मानकर, ठीक है, जो चित्र बनाया था, उर्वरता का मतलब कि वहां से हमें क्या? अनाज प्राप्त होगा। तो उन्होंने उस देवी की मूर्ति स्त्री के रूप में बनाई थी और वहां से उनके गर्भ से क्या निकल रहा था? अनाज। यानी कि धरती के गर्भ से क्या निकल रहा है? अनाज निकल रहा है। इस रूप में उन्होंने उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को बनाया था और उसी की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना? मातृ देवी की। ठीक है, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग के डिजाइन किए हुए, ठीक है, लाल मिट्टी के, कौन सी मिट्टी के? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति में हुआ है। यानी कि जो लिंग पूजा का जो आरंभ है वो किस जाति से हुआ है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। और कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसको हम सर्पिलाकार लिपि, और एक नाम और है ब्रिस्टुफोर्डन। ठीक है, क्या? ब्रिस्टुफेडन लिपि के नाम से भी जानते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिस्टुफेडन ने इसको पढ़ने का प्रयास किया था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो साथियों, अब बात करते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण।
तो साथियों विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न विभिन्न कारण बताए हैं। तो साथियों बात करते हैं, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया है। वहीं पर जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया है। वहीं पर आर.एल. स्टेइन एवं अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताया है। वहीं पर एम.आर. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कारण बताया है, पतन का कारण बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, के.यू.आर. कनेडी ने प्राकृतिक आपदा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया। तो साथियों आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से हम डेली एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, एक अब हम पॉलिटी का भी टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी कि 2 टॉपिकों को एक दिन में हम कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से हम 30 दिन में इस बुक को एंड कर देंगे। फिर शेष के बचे 15 दिन में हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी तीसरा वर्ग हमें नहीं करना है। तो साथियों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।